1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट्स फटाफट से। गुड मॉर्निंग जी सभी को, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। एक मिनट वेट कर लेते हैं, ठीक है, फिर सब बच्चे आ जाएं फिर शुरू करते हैं। आवाज तो ठीक है। चलिए, तो डीआई के बेसिक्स को डिस्कस करने से पहले हमारा परसेंटेज का एक पोर्शन रह गया था। वी आर लेफ्ट विथ वन पार्ट है हमारा परसेंटेज का रह गया था, तो पहले हम उसको खत्म करेंगे, उसके बाद हमारे डीआई के बेसिक्स को शुरू करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले हम जो परसेंटेज का हमारा जो पेंडिंग पोर्शन है थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे। पहले ये बताइए कि परसेंटेज के जितने भी अभी तक आपको कंसेप्ट्स करवाए हैं सबकी प्रैक्टिस की है? चार्ट सभी को याद है? सभी को चार्ट याद है जो मैंने आपको बोला था कि फ्रैक्शन टेबल आप सब लोगों ने याद करना है? फ्रैक्शन टेबल सब बच्चों को याद होना है, क्योंकि अगर फ्रैक्शन टेबल याद नहीं होगा तो आपको भी पता है कि क्वेश्चन नहीं बनेगा। मतलब हर रोज पढ़ते रहिए, 4 बार 5 बार 10 बार, उसको जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार याद आएगा। ठीक है, एक दिन आपको वो एकदम टिप्स पे हो जाएगा, एक दिन वो आपको टिप्स पे हो जाएगा। चलिए, मैं पीडीएफ अपलोड करता हूं और उसमें मैं आप लोगों को कुछ कंसेप्ट है उसकी प्रैक्टिस करवाता हूं।
परसेंटेज फाइनल। ध्यान से सुनना। कई बार पता है क्या होता है आपको, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, जैसे 100 है, 100 है, इस 100 को ना अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे एक पोर्शन ये रहा, एक पोर्शन ये रहा, और एक पोर्शन ये रहा। रिफ्रेश कर लो सब बच्चे। यहां पे एक पोर्शन है, एक पोर्शन यहां पे है, और एक पोर्शन यहां पे है। तो आपको कुछ चीजें इसके बारे में बताई जाती हैं, कुछ चीजें इसके बारे में बताई जाती हैं, और कुछ चीजें इसके बारे में बताई जाती हैं। मतलब कुछ चेंज यहां पे है, कुछ चेंज यहां पे है, कुछ चेंज यहां पे है। तो हमें इन तीनों को कंपेयर करना होता है। व्हाट यू हैव टू डू, हमें इन तीनों को क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। कंपैरिजन करने के बाद हमें अल्टीमेट एंड रिजल्ट है वो निकालना होता है। समझ रहे हो ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था कि जो आपकी इनकम होती है वो किसके बराबर होती है। यार इको क्यों हो रही है, ऐसे तो हो नहीं सकता यार। इको तो नहीं होनी चाहिए, रिफ्रेश कर लीजिए। जैसे इनकम है, मैंने बताया था कि इनकम में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। इनकम में एक्सपेंडिचर शामिल होता है और सेविंग्स शामिल होती है। दो चीजें इसका पोर्शन शामिल होता है, एक एक्सपेंडिचर है और एक सेविंग है। हमारे पास एक एक्सपेंडिचर है और एक सेविंग है, राइट। अब अगर मैं सोचूं कि मेरे पास 100 रुपए हैं, अगर मेरे पास 100 रुपए हैं जो मैंने कमाए हैं, 100 रुपए मैंने कमाए हैं, और एक्सपेंडिचर है वो मेरा 70 रुपए है, तो मेरी सेविंग कितनी हो जाएगी, 30 रुपये। सिंपल सिंपल बात है कि अगर मेरी इनकम है वो 100 रुपए है, और जो मैंने पैसा कमाया है, सॉरी जो खर्चा है वो 70 रुपए है, तो जो मैंने बचाया है वो 30 रुपए है। सिंपल, दैट्स एज सिंपल एज इट इज। तो इसी कंसेप्ट को बेस बना के जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है या जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ना लास्ट टाइम पे ना एक मीम्स बनाया था क्लास में, मैं वो आपको दिखाता हूं। ये वाला, आफ्टर एक्सप्लेनिंग द सोल्यूशन 10 टाइम्स, आप में से ही ज्यादातर लोग हैं, कुछ मुझे लगा आपको वैसे तो समझ नहीं आएगा, हो सकता है इस तरीके की चीजें दिखा के आपके दिमाग में थोड़ी सी बात आ जाए। समवन सर ये -1/10 कहां से आया, 1/10 है, ये कहां से आया। तो यहाँ पर फिर कंट्रोल करना पड़ता है, समझ रहे हो ना। यहाँ पर हमें कंट्रोल करना पड़ता है, अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान से फोकस होके पढ़ा करो। अच्छा चलो शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, A shopkeeper purchases few articles for ₹73642। अब आपका सारा ध्यान ना यहाँ पे चला जाएगा, यार इतना बड़ा नंबर आ गया 73,642, और उसमें से 2/5 हिस्सा है उसको 13% लाभ पे बेच दिया। तो उसने बोला कि अगर अब जो बाकी उसके पास पैसा बचा है उसको वो कितने रुपए में बेचे कि उसको टोटल प्रॉफिट 19% हो जाए। तो मैंने आप लोगों को पहले एक बात बताई थी कि जब आपको परसेंटेज के बारे में पूछा हो तो वहां पर हमें नंबर की जरूरत नहीं होती, बताया था।
कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज के बारे में पूछा जाए कि ये परसेंटेज इतनी हो रही है, ये परसेंटेज उतनी हो रही है। अगर परसेंटेज के बारे में पूछा जाए तो आपको पता है कि यहां पर जो मेन नंबर दिया होता है उसकी कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है जी, वही चीज यहां पे है। अब यहां पर ज्यादातर बच्चे पता क्या सोचते हैं कि सर इसको मान लेते हैं ये 73,642, जबकि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे। इसको तो देखने की भी जरूरत नहीं है, इसके बिना बाकी चीजों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। समझ रहे हो ना? अब जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो उसको आपने कैसे बनाना है ध्यान से समझ लो। एक दो क्वेश्चन में प्रोसेस को समझ लो, फिर तो आप खुद से ही बनाना शुरू कर दोगे। देखो 2/5 का मतलब क्या हुआ? जब मैं 2/5 की बात करता हूं तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अगर 5 टोटल आइटम्स होंगी तो 2 अलग होंगी और 3 अलग होंगी, यही हुआ। मतलब परसेंटेज छोड़ दो आप। मतलब अगर मैं ये मानूं कि मेरे पास टोटल 5 आइटम्स थी तो उसमें से 2 आइटम्स को मैंने 13% के प्रॉफिट पे बेच दिया, यही बोल रहा हूं। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो टोटल आइटम्स हैं, टोटल आइटम्स कितनी हैं? 5 हैं। टोटल आइटम्स कितनी हैं? 5 हैं। टोटल आइटम्स कितनी हैं? 5 हैं। तो अगर टोटल आइटम्स 5 हैं तो उसमें से 2 बेच दी, 2 आइटम्स को बेच दिया, और 2 आइटम्स पे हमें क्या मिला? 13% का प्रॉफिट मिला। तो आपने इसको प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। जो 2 आइटम बेची उस पे एक आइटम पे 13% का अगर प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज मान लो कि आप ये मानो कि आपको 26 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है जी, मतलब ये सिंपल प्रोसेस है कि इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। आप बोलोगे कि सर यहां पे परसेंटेज लिखा है, यहां पे रुपीस, सिर्फ आपने समझना है। मतलब मैंने 2 चीजों को बेचा और 13 का प्रॉफिट हुआ तो मेरी जेब में कितने रुपए आ गए? 26 आ गए। उसके बाद वो ये बोलता है कि जो बाकी की चीजें हैं उसको मैं कितने प्रॉफिट पे बेचूं कि जो मुझे टोटल प्रॉफिट है वो 19% हो जाए। तो मतलब बाकी कितनी चीजें बची हुई है मेरे पास? 3 और है। मतलब 3 को मुझे किसी परसेंटेज प्रॉफिट पे क्या करना है? सेल करना है। जिसके बाद जब मैं सारी आइटम्स को सेल करूंगा तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 19% होगा। तो 19×5 = 95। सिंपल। पहले 2 पे 13% का प्रॉफिट हुआ, 3 पे हमें नहीं पता, बट 5 पे हमें पता है कि अगर मैं पांचों चीजों को बेचूंगा तो मेरे को टोटल 19% का प्रॉफिट होगा। यही बोल रहा है वो, सिंपल। तो अब खुद सोचो कि मेरे जेब में टोटल 95 रुपए आएंगे, उसमें से ऑलरेडी कितने आ चुके हैं? 26 तो मेरे को मिल चुके हैं, बाकी कितने रह गए? आप बोलोगे सर 69 रह गए। कितने रह गए? 69 रह गए। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं 3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 69 आ जाए? 69 को 3 से भाग कर दो भाई, पता चल जाएगा 23। तो इसका मतलब जो बाकी चीजें हैं उसको मैं कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचूंगा? 23% प्रॉफिट पे सेल करूंगा, तभी मेरे को ओवरऑल जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा? 19% आएगा। इस इक्वेशन को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, इस मेथड को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। 5 कैसे? अरे भाई 2 और 3 5 नहीं होता यार, टोटल की बात हो रही है। ये 2 बेची, फिर 3 का पूछा हुआ है, तो टोटल 5 का दिया हुआ है। सिंपल। तो हमें पहले उसने बोला 2 आइटम्स को बेचा 13% प्रॉफिट पे, तो हमने मान लिया कि ठीक है एक आइटम पे 13 रुपए मिले तो टोटल हमें 26 रुपए मिले। उसने बोला कि बाकी 3 को कितने पे बेचें कि जो सारी आइटम्स है उस पे प्रॉफिट 19% हो जाए। तो हमने पहले देख लिया ना कि अगर सारी आइटम्स को बेचेंगे तो हमारी जेब में कितने पैसे आने चाहिए? सारी आइटम्स को बेचने के बाद हमारी जेब में 95 रुपए आने चाहिए, और हमारे पास ऑलरेडी आ कितने चुके हैं? 26 आ चुके हैं। तो इनको बेचूंगा मैं ताकि मेरे को 69 रुपीज मिल जाए। तो बस 69 लेने के लिए मैं इसको 23 के साथ क्या कर दूंगा? गुणा कर दूंगा। दैट्स इट, इतना ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। परसेंटेज पूछा है तो बस परसेंटेज पे ही फोकस करना है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है खुद बनाओ और फिर देखते हैं अगर आप बना पाते हो या नहीं। देखो वही चीज है, एक शॉपकीपर ने कुछ आर्टिकल खरीदे कितने रुपए के, 49,730 के। उसमें से 2/7 आइटम्स को 15% प्रॉफिट पे बेच दिया। कैलकुलेट द ओवरऑल प्रॉफिट एट विच ही मस्ट सेल द रिमेनिंग सो दैट ही मे गेट 10% ओवरऑल प्रॉफिट। वो बाकी आइटम्स के प्रॉफिट के बारे में पूछता है ताकि जो सारी आइटम्स को बेचने पे जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, वो 10% आएगा। कितना आएगा, 10% आएगा। तो 2/7 का मतलब क्या होगा, आप ये मान लो कि टोटल आइटम्स कितनी है भाई, टोटल आइटम्स कितनी हो गई आपके पास, 7। टोटल आइटम्स कितनी है आपके पास, 7। अगर टोटल आइटम 7 है तो उसमें से 2 को बेच दिया। कितनी को बेच दिया, 2 आइटम्स को बेच दिया। कितने प्रतिशत प्रॉफिट पे बेचा, 15% प्रॉफिट पे बेचा। तो तुम्हारी जेब में कितने रुपए आ गए, 30 रुपए आ गए। ठीक है जी, 2 आइटम को 15 पे बेचा तो 30 रुपए तुम्हारी पॉकेट में आ गए। बाकी आइटम्स कितनी रह गई, 7 हैं तो बाकी आइटम्स रह गई 5। अब वो यही पूछ रहे हैं कि 5 को कितने प्रतिशत लाभ पे बेचूं कि जो मेरा ओवरऑल आइटम पे प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो कितना हो जाए, 7 पे 10% हो जाए। तो मतलब मेरे को कितने रुपए चाहिए, मेरे को 70 रुपए चाहिए। कितने रुपए चाहिए, मेरे को 70 रुपए चाहिए। अगर मेरे को 70 रुपए चाहिए तो यहां पर मैं इनको इतने परसेंट प्रॉफिट पे बेचूंगा कि इनको बेचने के बाद मेरे पास 40 रुपए मिल, मुझे कितने रुपए मिल जाए, 40। तो 40 चाहिए तो मैं इसको कितने से गुणा कर दूंगा, 8%। तो इसका मतलब मुझे बाकी आइटम्स को कितने प्रतिशत प्रॉफिट पे बेचना चाहिए, 8% प्रॉफिट पे बेचना चाहिए। 8% प्रॉफिट पे बेचूंगा तो मेरे को जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा वो कितने परसेंट हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला बनाओ। अरे परसेंटेज की बात हो रही है तो रुपीस क्यों क्यों कंसीडर करना, जब बात ही परसेंटेज की हो रही है। अब सुनो, कुछ आर्टिकल हैं जो उसने 4859 के खरीदे हैं, 3/7 मतलब 3/7 है तो टोटल आइटम्स कितनी होगी, 107 होगी। अब टोटल आइटम 7 है, उसमें से 3 को उसने 30% प्रॉफिट पे बेचा तो उसकी जेब में 90 रुपए आ गए। उसने बोला कि ओवरऑल प्रॉफिट हमें 4 को कितने पे बेचा मुझे नहीं मालूम, बट हाँ मुझे पता है कि जब मैंने 7 को बेचा तो मेरे को 10% का प्रॉफिट हुआ, मतलब 70 का प्रॉफिट हुआ। तो आप खुद सोचो कि
90 रुपए तो मैं ऑलरेडी कमा चुका हूं, एंड में तो मेरे को 70 मिल रहे हैं। इसका मतलब मैंने 20 रुपए कहां पे गवा दिए, 20 रुपए यहां पे गवा दिए। इसका मतलब मैंने इसको 5% लॉस पे बेच दिया। तो यहां पर प्रॉफिट नहीं होगा, यहां पर लॉस हो रहा है कितना, 5%। ठीक है, सिंपल। वो तो प्रॉफिट और माइनस की बात हो रही है ना, ऐड और लेस की बात हो रही है। यहां पर अरे भाई एंड में तुम्हारे पास 70 रुपए हैं, सारे बेचने के बाद 70 रुपए हैं, और पहले ही तुम 90 रुपए कमा चुके हो। तो इसका मतलब तुम्हें 20 रुपए गंवाने पड़ेंगे ना, 20 रुपए तुम्हें खोने पड़ेंगे। तो वो 20 रुपए तुम खो रहे हो। कैसे खो रहे हो? क्योंकि ये जो 4 आइटम्स हैं उनको तुम 5% लॉस पे बेच रहे हो। तो इसका मतलब तुम्हारे पास 5% का लॉस हो गया। इस क्वेश्चन के हिसाब से जो तुम्हें लॉस हुआ वो कितना हुआ, वो 5% का लॉस हुआ। ठीक है जी। 4 कैसे आया? अरे भाई 3 और 4 7 नहीं होता यार। ये एक ही बात को मैं पहले भी 2 बार बता चुका हूं। स्टार्टिंग ही नहीं देख रहे हो आप ना, मतलब ये चीज ही नहीं समझ आया आप लोगों को। या तो आप इन बिटवीन कभी आ जाते हो बीच में क्लास में, या फिर आप ध्यान नहीं देते हो। फिर कुछ बच्चे बोले कि सर 3 कैसे आया। अब खुद बताओ, 4 बार इस चीज को समझा चुका हूं, तभी भी बच्चे पूछ रहे कि सर 3 कहां से आया, सर 7 कहां से आया। तो ऑब्वियसली है ना कि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि 3 क्वेश्चन ऑलरेडी हम पहले से कर चुके हैं। ध्यान आप लोगों का नहीं है। अगला बनाइए। भाई मैं अपने एंड से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, ये आपकी गलती है, मेरी नहीं है। अब इसको एक्सेप्ट करो ना करो ये तुम्हारी इच्छा है, आपकी ही गलती है। अरे हिंदी में क्या है यार, इसमें क्या लिखा मेरे को यार। इतनी तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए ना। ये तो सिंपल नॉर्मल 5वीं क्लास का बच्चा भी इतनी इंग्लिश समझ लेगा। आप लोग ना हिंदी पे इतना ज्यादा डिपेंड हो गए हो ना, आपने इंग्लिश को लेके ना अपना दिमाग ही बंद कर दिया है, जो कि बहुत गलत बात है बेटा। मैं मानता हूं कि आप हिंदी मीडियम से आ रहे हो, बट अगर आप इंग्लिश को समझने की कोशिश ही नहीं करोगे तो आप बना ही नहीं पाओगे। मतलब अगर मैं 5वीं क्लास के बच्चे को भी बोलूं ना, वो भी इसका आंसर दे देगा। आप लोगों ने इंग्लिश का फोबिया डाल रखा है अपने दिमाग में। आप लोगों को ये लगता है कि यार ये तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, जबकि इसमें कुछ भी नहीं है, एक लाइन लिखी हुई है। हिंदी से ज्यादा इंग्लिश में समझ आएगा। और मैथ तो हिंदी और इंग्लिश का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि उसको तो सॉल्व भी करना पड़ता है। तो डरा मत करो। आप लोग ना इंग्लिश को देख के डर जाते हो, थोड़ी एफर्ट नहीं करोगे, अल्टीमेटली आज नहीं तो कल बेटा आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। प्लीज इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आज नहीं तो कल आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी, आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। भाग नहीं सकते, पूरी जिंदगी नहीं भाग सकते। थोड़ा सा एफर्ट कीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, सब समझ आएगा। आप लोगों ने गिव अप कर दिया है, जो कि एक गलत बात है। मेहनत नहीं करोगे, सीखने की कोशिश नहीं करोगे, तो पूरी जिंदगी सीख नहीं पाओगे। सुनो, एक शॉपकीपर ने कुछ आर्टिकल खरीदे जिसमें 1/4 को उसने 30% के प्रॉफिट पे बेच दिया। मतलब 1/4 है तो टोटल 4 मान लो, तो एक आइटम को उसने कितने पे बेच दिया, 30% प्रॉफिट पे बेच दिया। तो उसकी जेब में कितने रुपए आ गए, 30 रुपए आ गए। और रिमेनिंग आइटम्स को 10% प्रॉफिट पे। अब देखो, पहले ओवरऑल बताता था, अब रिमेनिंग भी बता दिया। रिमेनिंग आइटम्स कितनी रह गई, अगर टोटल 4 थी, एक को बेच दिया तो बाकी कितनी रह गई, 3 बेच रह गई। और 3 को उसने 10% प्रॉफिट पे बेचा, 30 रुपए। तो टोटल हमारी जेब में कितने रुपए आ गए, 60 रुपए आ गए। आइटम्स हमने कितनी सेल की, 3 और 1 4।
तो 60 रुपए लेने के लिए मुझे 4 आइटम्स को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? 15 रुपए में। इसका मतलब 15% का प्रॉफिट मैं यहां पे अर्न कर रहा हूं, प्रॉफिट ऑफ 15%। प्रतिशत के प्रॉफिट की आपको आप इसमें निकालोगे। अगला निकालो। अब देखो, a shopkeeper purchases few article and 3/4 of them at 20% profit। मतलब टोटल आइटम्स अगर 4 हैं तो उसमें से उसने 3 आइटम्स को बेच दिया कितने पे? 20% प्रॉफिट पे। अगर 20% प्रॉफिट पे बेचा तो उसकी जेब में कितने रुपए आ गए? 60 रुपए आ गए। एक आइटम को कॉस्ट प्राइस पे बेचा, ठीक है जी, तो सभी पे उसको क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ? मेरे को एक बात बताओ, यहां पर हम किसके साथ गुणा कर रहे हैं? हम यहां पे या तो प्रॉफिट के साथ गुणा कर रहे हैं या फिर लॉस के साथ गुणा कर रहे हैं। बट इस क्वेश्चन में मेरे को एक बात बताओ, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। सिंपल, ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। इसका मतलब यहां पर तो कुछ अर्न किया ही नहीं, तो इसको या तो लिखो ना लिखो क्या ही फर्क पड़ता है जब कुछ कमाया ही नहीं है। या तो 0 लिख के 0 कर दो या फिर लिखने की ही जरूरत नहीं है। तो यहां पर टोटल 60 रुपए कमाए और यहां पे प्रॉफिट कितने का हो गया? 15% का प्रॉफिट हो गया। सो आपने 15% के प्रॉफिट को अर्न किया। क्या किया? 15% का प्रॉफिट आपने यहां पर अर्न किया। बात समझ में आ गई? ठीक है। अरे कॉस्ट का मतलब कुछ कमाया ही नहीं है यार। 100 रुपए की चीज लेके आया, 100 में बेच दी। तो जब कुछ एक्स्ट्रा कमाया ही नहीं है तो फिर लिखने की भी क्या जरूरत है? जितने रुपए में खरीदा था उतने में बेच दिया। हम तो प्रॉफिट और लॉस ढूंढ रहे हैं ना। चलो अगला बताओ। 15% कैसे आया? अरे भाई 60 था ना, तो 60 तो 4 को किससे गुना करो कि 60 आ जाए? 15 से बात खत्म। ये थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है, मतलब अलग इन द सेंस कि आप इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। देखो, कोई बंदा है, उसकी कोई इनकम है, हमें नहीं पता कितनी है, बट उसने बोला कि जो 1/3 हिस्सा है उसको 7% पे और 1/4 हिस्सा है उसको 8% पे और जो रिमेनिंग है उसको 10% पे। अगर आप लोगों को याद हो, एक ऐसा क्वेश्चन हमने रेशियो में किया था, उसमें हमने क्या माना था
हमने सम को क्या मान लिया था, एलसीएम मान लिया था, हमने टोटल मान लिया था कि टोटल 12 होगा, और फिर हमने सबके साथ गुणा कर दी थी, इसको भी 12 के साथ गुणा किया तो ये कितना आ गया, ये 4 बन गया, मतलब यहां पर कितना हो गया 28%। पहला हिस्सा 28 हो गया। दूसरा अगर इसको भी मैं 12 के साथ गुणा कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 3, तो 8 तिया 24%। ठीक है जी, 24%, 24 रुपए। बाकी कितना रह गया, अगर 4 ये था और 3 ये था, 4 और 3 7 तो निकल गया, बाकी कितना रह गया 5, बाकी कितना रह गया 5, तो 5 गुणा 10% कितना हो गया 50। ठीक है, सिंपल। अरे यार इसको गुणा कर दिया 12 के साथ, इसको 12 के साथ गुणा कर दिया। अब ये पुरानी क्लासेस वाला कंसेप्ट है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं उनको भी दोबारा रिपीट करूंगा तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, क्योंकि वहां पे मैं आधा आधा घंटा लगा के इन चीजों को समझा चुका हूं। अगर आप बार बार मुझे इन सारी चीजों को पढ़ाना पड़ रहा है तो दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, प्लीज। अब आपको पता ही नहीं चल रहा कि रेशो को कैसे, मतलब अगर डिनोमिनेटर उसको कैसे रिमूव करते हैं, तो रेशो की क्लास ही नहीं देखी आपने। बहुत सिंपल सी बात है, जब मैंने बता दिया कि ये 4 और 3 7 हो गए, टोटल हमने 12 माना था, तो 12 माइनस 7 कितना होगा, 5 नहीं होगा। सिंपल सी बात है यार, आपको इस चीज पे थोड़ा सा खुद पे मेहनत करनी पड़ेगी, आपको याद ही नहीं रहता है, या तो आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं या फिर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है। तो ये कितना हो गया टोटल, 112 हो गया, 112 हो गया। और ये कितना हो गया 4 3 7 7 5 12। अब मैं 12 को किसके साथ गुणा करूं कि 112 आ जाए, या तो आप डायरेक्ट 112 को 12 से भाग कर, सॉरी 102 को 12 से भाग कर दो तो आपको 8.5 आ जाएगा, 8.5% आ जाएगा। ये सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब प्रॉब्लम पता क्या है, अब बोलोगे सर इनकम कैसे निकलेगी। मेरे को एक बात बताइए, ये जो 8.5 दिया हुआ है ये क्या है, ये ओवरऑल प्रॉफिट है, यस और नो। ओवरऑल प्रॉफिट दिया हुआ है ना, मतलब ये जो 8.5% है, क्या इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, 561 रुपए लिखा तो हुआ 561 रुपए। अगर 8.5 की वैल्यू 561 रुपए है तो आप इसको ऐसे मान लो कि 85% की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 5610। मतलब इसका मैंने इसको बटन 10 किया और ये 0 उसके पास, 102 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो 8.5 आ जाएगा। तो बस 100% की वैल्यू निकाल दो, 5610 डिवाइडेड बाय 85 इंटू 100, 6600 आ जाएगा। बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर इज 6600। अरे भाई इस पॉइंट को हटाया मैंने तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 को उसके साथ गुणा कर दिया जाके। अरे यार 8.5 था, 561 था, तो 85/10 कर दिया 561, और इस 10 को साइड पे ले गया तो 85% 5610 के बराबर हो गया। अब ऐसा नहीं है कि ये चीज मैंने पहले पढ़ाई नहीं, पढ़ाई हुई है, एक बार नहीं बहुत बार पढ़ाई है। मुझे कभी समझ ही नहीं आया, मैं आज तक मतलब पिछले 4 साल से ये चीज समझ ही नहीं पाता हूं कि मैं एक चीज को 50 बार भी एक्सप्लेन करूं, उसके बाद भी फिर भी 3-4 लोग रह जाते हैं जिनको समझ नहीं आती। तो फिर उसके बाद मुझे ये बात समझ में आई है कि मेरी कोई गलती नहीं है, सामने वाला ही समझ नहीं पा रहा, या सामने वाले ने पहले की क्लासेस नहीं देखी है, या सामने वाला उस चीज को कवर नहीं कर पा रहा। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये 8.5 था, वो 561 के बराबर था, तो हमने इसको 0 हटा दिया तो 0 दूसरी साइड पे चली गई,
और 100% है वो उसकी वैल्यू हमने इस तरीके से निकाली। समझ रहे हो ना? इनकम क्या होती है भाई? इनकम 100% की तो होगी ना। हमें 100% की वैल्यू पूछी गई है। किसकी वैल्यू पूछी है? 100% की वैल्यू पूछी है। 100% की वैल्यू पूछी है तो हमने 8.5 की वैल्यू हमें बता दी, 100% की वैल्यू हमने निकाल दी। बात करता हूं, क्लियर? चलिए अगला बनाइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो अर्निंग रुपीज में दे रखी है और हमारे पास परसेंटेज में है, तो ऑब्वियसली बात है परसेंटेज है वो वैल्यूज के बराबर होगा। देखिए जो न्यू स्टूडेंट है उनको रिक्वेस्ट है कि वो इस कोर्स को स्टार्टिंग से देखिए, क्योंकि मेरे कोर्सेज में आपको सारी चीजें तभी समझ आएंगी जब आप शुरू से देखोगे। अदरवाइज इन बिटवीन आओगे तो फिर यही प्रॉब्लम आती रहेगी। इससे बेटर है कि आप रिकॉर्डिंग से देख लो, 2-3 दिन के अंदर फटाफट से करके रिकॉर्डिंग क्लासेस देख लो इस कोर्स की शुरू से। इस कोर्स में जैसे पहले एवरेज सीख के आओ, फिर रेशो सीख के आओ, फिर परसेंटेज सीखो। अब इस क्वेश्चन में क्या है, मतलब एक पेपर में टोटल 142 क्वेश्चन है, तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले 71 क्वेश्चन और दूसरे 71 क्वेश्चन। कहने का मतलब रेशो ले लो भाई, 1:1 में आ गया है ना, 1:1 बन गया जब 50-50% मान लो, तो पहला जो हिस्सा है उस पे उसको 40% मिल गए, तो 40 हो गए। और दूसरे हिस्से पे उसको कितने मिल गए हमें नहीं पता, बट जो टोटल पेपर हुआ उस पे उसको कितना मिला, 60% मिला। टोटल जो सारे क्वेश्चन सही हुए उसका कितना मिला, 60%, तो 120 हो गया। मतलब उसको ओवरऑल जो मार्क्स आए हैं वो 120 आए हैं, और पहले हिस्से में उसको 40 आए हैं, तो दूसरे हिस्से में उसको कितने लेने पड़ेंगे, 80%। मतलब दूसरे पेपर में उसको 80% मार्क्स है वो क्या करने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। मतलब इसमें थोड़ी फ्रेमिंग अलग से थी, बाकी तो सेम ही था। फ्रेमिंग है वो थोड़ी अलग थी, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम ही था। राइट, एक बार फ्रेमिंग कर दिया आपने, रेशो ले लिया कि अच्छा यार वो भी बराबर था वो भी बराबर था, और जब दोनों ही चीजें बराबर हैं तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है। फिर इस तरीके से पहले वाले की तरह ही हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। अरे भाई कुछ नहीं किया, दोनों 71 क्वेश्चन थे तो आधे आधे क्वेश्चन थे ना, तो 1/2 1/2 हो गए। बस टोटल 1/2 और 1/2 था, बस एक और एक और टोटल 2, 120 तो टोटल मार्क्स होंगे और 60% हमारा आंसर होगा। सॉरी 80%, 80%। 71 से करोगे तो भी आ जाएगा यार। अरे कॉमन सेंस की बात है यार, 71 और 71 क्या होगा, कुछ नहीं, बराबर है यार। आधा आधा पेपर किया, सिंपल सी बात। वो बोल रहा है आपको कि आधे पेपर में इतने आए आधे में इतने आए। अगला बनाइए।
अब सेम उसी चीज की बात हो रही है, 126 क्वेश्चन है, तो 63 और 63 को डिवाइड कर दिया उसने। 63 और 63 मतलब सिर्फ नंबर चेंज हुआ, 126 था तो यहाँ पे 63 है और यहाँ पे 63 है, तो क्या है 1:1 की बात हो रही है, 1:1 की बात हो रही है। तो अगर 1:1 की बात हो रही है तो पहले हिस्से में उसे कितने नंबर आए, 65%। दूसरे उसको कितने पे करें हमें नहीं पता, बट उसने ये बता दिया कि जो दोनों हैं दोनों को मिलाएंगे तो 75% सही होना चाहिए, दोनों को मिलाएंगे तो 75% सही होना चाहिए, मतलब कितना आना चाहिए 150 आना चाहिए, दोनों को मिलाएंगे तो कितना आना चाहिए 150 आना चाहिए। तो 150 देख लो, इसको 15 माइनस कर दो, 100 में से 85 हो जाएगा। तो मतलब दूसरे पार्ट में उसको 85% मार्क्स है वो लेने पड़े। दूसरे हिस्से में उसको इतने पैसे इनकम मतलब कितने लेने पड़ेंगे, उसको 85% नंबर है वो लेने पड़ेंगे। अगर वो 85% मार्क्स लेगा तभी वो आगे क्वेश्चन मतलब ओवरऑल जो आंसर है वो 75% ले पाएगा। अगला बनाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो 75% इनकम खर्च दिया, 75 का मतलब क्या होता है 3/4, मतलब ये 4 उसकी इनकम होगी, 3 उसने खर्च दिया और जो बीच में बचा 1 उसकी सेविंग होगी। इतनी बात मैं आपको पहले भी काफी बार समझा चुका हूं, है ना, ये बात आपको पहले भी काफी बार समझाई है। तो बस खत्म। If his income and expenditure are increased by 20 and 10% respectively, तो पहला इनकम बढ़ा दी उसने। इनकम क्या है, इनकम 4 है, 4 को कितने से बढ़ा दिया 20% से, तो टोटल 80 रुपए अर्न करेगा वो। और उसका जो एक्सपेंडिचर है 3, उसको कितने से बढ़ाया 10% से, 30 से। और एक बीच में क्या है खर्चा, तो खर्चे को कितने से बढ़ाए 50 हो गया जी यहां पे, तो खर्चे को 50% से बढ़ाएगा। तो बात खत्म, 50% इज द राइट आंसर। %50 आंसर, सिंपल था। बस ये वाला डायग्राम है उसको आपने दिमाग में बिठाना है। ये वाला डायग्राम इसको दिमाग में रखिए कि अगर इनकम को कैसे बता रहा है, वो एक्सपेंडिचर के बारे में कैसे बता रहा है, वो अर्निंग के बारे में कैसे बता रहा है, किस चीज के बारे में वो जिस तरीके से वो बोल रहे हैं उसके हिसाब से आप लोग आंसर निकालो। एक कैसे होगा,
अरे भाई 4 रुपए कमाए, 3 रुपए खर्च दिए, तो 1 रुपए सेविंग रह गई ना। 80 कैसे आया, इनको ऐड करके 100 मान के कर लो। मैंने आपको किसी तरीके से रोका नहीं है, मैं आपको एक स्टैंडर्ड मेथड सिखा रहा हूं। आपको इसको 100 मान के करना, 100 मान के कर लीजिए अगर आपको 100 मान के अच्छा लग रहा है। अगर आपको 80 एक्स मान के अच्छा आता है तो आप एक्स मान के कर लीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं आपको एक स्टैंडर्ड मेथड सिखा रहा हूं। तो 50 कहां से आया? अरे भाई इस 50 की तो वैल्यू निकाली है ना यार, 10वें क्वेश्चन पे आ गए बेटा, आपने इस कंसेप्ट को नहीं सीखा। हम 10वें क्वेश्चन पे आ गए हैं इसी चीज को निकालते निकालते। अभी भी आप ये पूछ रहे हो कि ये 50 कैसे आया, 80 निकाला। अरे तो बेटा यार क्वेश्चन में तो देख लो ना वो क्या बोल रहा है यार, आप लोग क्वेश्चन की फ्रेमिंग को ही नहीं समझ रहे हो। उसने बोला उसने इनकम को 20% से बढ़ाया, तो इनकम तो 4 है ना, तो इनका टोटल ही तो पहले बढ़ेगा ना। अब पहले वो ओवरऑल प्रॉफिट बोल रहा था, अब वो इनकम बोल रहा है। आपको इतना तो पता होना चाहिए कि ये 2, 3 और 5 है। अब इसमें से जो चीज चेंज हो रही है उसको कर दो, जो नहीं हो रही उसकी वैल्यू निकाल दो। समझ रहे हो ना, जो चीज चेंज हो रही है उसको मल्टीप्लाई कर दो, जो चीज नहीं हो रही उसकी वैल्यू निकाल दो, बस खत्म। इसमें क्या करना है? एटलीस्ट ये जो प्लस होके वैल्यू आएंगी वो तो आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट जो वैल्यूज है, मतलब समझ रहे हो ना कि 2, 3 और 5 है, तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू कहां पे आएगी। एक बार वैल्यू सेट हो गई तो आंसर अपना आप आ जाएगा। 3 को 20 से क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह ना रिस्पेक्टिवली लिखना था, यहां पे वर्ड रिस्पेक्टिवली लिखना था। तो इनकम 20% है, एक्सपेंडिचर 10% है, ऐसे लिखा होगा। 20% इनकम बढ़ रही है, 10% से एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। अगला बनाइए सर। 40 का 20, भगवान यार 40 के बेटा 4 और 20 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। 40, 4 का 20% थोड़ी नहीं यार। अब आप खुद बताओ मैं क्या बोलूं। 9वें क्वेश्चन पे आ गए हम, 9वें क्वेश्चन पे आप अभी तक ये नहीं समझ पाए कि हम क्या क्या रहे हैं इनको। अब आप खुद बताइए इसमें मेरी क्या गलती है। हम 10वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। आप अब इस चीज को समझ नहीं पा रहे हो कि मैं इतनी देर से कर क्या रहा हूं। 3 को 10 से गुणा किया जा रहा है और बीच में बेटा क्रॉस का साइन भी तो लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई किया जा रहा है, मल्टीप्लाई ही किया जा रहा है। थोड़ा ध्यान से यार, फोकस रहा करो। अगला क्वेश्चन सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आराम से बनाइए, जल्दबाजी नहीं करनी। बनाइए। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अब मैं क्यों बताऊं 37.5 किसके बराबर होता है? अगर हर चीज मैं ही बताऊंगा तो आप क्या करोगे? पेपर में मैं ही बताऊंगा जाके क्या? अरे बेटा आप इतना ही पढ़ लीजिए, बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको।
आप जितना मैं पढ़ा रहा हूं वही पढ़ लो, बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवीएस मदान की मतलब अगर आप रेफरेंस के लिए लेना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आपके पास एक ऑफलाइन बुक होनी चाहिए, तो जस्ट मतलब अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो बुक में, आपको लगता है, तो केवीएस मदान की बुक ले लीजिए, पेपर वन की बेस्ट बुक है। उसके अलावा किसी बुक पे इन्वेस्ट मत कीजिएगा। अगर लेना चाहते हो तो सिर्फ केवीएस मदान की बुक लीजिएगा, वो अच्छी है, उससे मतलब उसमें आप फॉलो कर सकते हो उसको। एसआई की स्पेशल क्लास मिल जाएगी आपको। चलो देखो, 37.5 का मतलब होता है 3/8, 3/8 ऑफ हिज इनकम। इतना खर्च दिया, मतलब अगर 8 रुपए उसकी इनकम है तो उसने 3 रुपए खर्च दिए, और उसके पास बाकी कितना बचा, 5 रुपए। क्या है उसकी सेविंग। तो देखो अब ध्यान से पढ़ो, उसने बोला अगर उसकी इनकम को बढ़ा दिया 12% से, इनकम कितनी है 8 है, 8 को 12% से बढ़ा दिया, 12 8 कितना होता है, कौन बताएगा। अगर टेबल आते हैं तो 96, क्योंकि ये टोटल है तो इसको हमने नीचे लिखा है, ये टोटल है इसको हमने नीचे लिखा है। और एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना है 3 है, 3 को कितने से बढ़ा दिया 15% से, 15 दिया 45, बाकी कितना बचा 8 और 3 के बीच का गैप 5 बचा। अब 5 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि यहां मेरे पास क्या आ जाए, 45 1 46 और 50 96 51 आ जाए। तो 51 लाने के लिए किसके साथ गुणा करूंगा, 10.5 के साथ, 10.5% के साथ, सॉरी 10.2 के साथ, 10.5 नहीं 10.2 के साथ। तो बस यही हमारा आंसर है, परसेंटेज चेंज इन फ्रैक्शन परसेंटेज 10.2%, 10.2% हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर सही आंसर हो जाएगा। 10.2% हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलो अगला बनाइए, 3/8 कैसे आया, देखो ये मैं नहीं बताऊंगा, पिनल बेटा पहली क्लास जाके देखो, फ्रैक्शन की क्लास, इसका मतलब आप सीधा इस क्लास में आए हो। देखो मुझे पता चल जाता है कि आप पहले की क्लासेस देख के आए हो या नहीं देख के आए हो। तो आपको पहले की क्लासेस देखनी पड़ेंगी, फर्स्ट क्लास में समझ नहीं आएगा बेटा, पहले की क्लासेस कवर करनी पड़ेंगी एक बार आपको, इन बिटवीन समझ नहीं आएगा, तो पहले की क्लासेस को रिकॉर्डिंग से कवर करके आओ। कोई बात नहीं, अगर आपने यहीं से ज्वाइन किया है दिक्कत नहीं है, आप 1-2 दिन के अंदर रिकॉर्डिंग क्लासेस देख के आओ, पहले इस कोर्स को एटलीस्ट शुरू से देख लो एक बार। वो कहां से, अरे इसी कोर्स की पहली क्लास, जिस कोर्स को आप देख रहे हो, इसी कोर्स की पहली क्लास, मतलब एवरेज परसेंटेज रेशो, एक बार देख लीजिए, अच्छे से समझ आ जाएगा। कोर्स पता नहीं कब से स्टार्ट हुआ, 17-18 से शुरू हुआ होगा, पता नहीं 10-12 से, देख लीजिए 5-7 क्लासेस हुई होंगी, 2-3 दिन का टाइम लेके कवर कर लो। अब 4/9 का मतलब होता है 4/9, 4/9 होता है, तो 4/9 का मतलब हुआ 9 उसकी इनकम हो गई, 4 उसने खर्च कर दिया, और बीच का 5 उसकी सेविंग हो गई, 5 उसकी क्या हो गई, सेविंग हो गई। तो उसने बोला
कि इफ हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इंक्रीज बाय 11% एंड 13%, मतलब पहले इनकम को बढ़ाया, 9 को बढ़ाया कितने से, 11% से, 11 नया 99, और फिर खर्चे को बढ़ाया, 4 को बढ़ाया 13 से, 13 चौका 52, 52%। बीच में कितना बचा, 47, बीच में कितना बचा 47, और यहां पे कितना बचा 5, तो 5 को 47 से भाग करोगे तो कितना आएगा 9.4%। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। दिस वुड बी अवर राइट आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलो अगला बनाइए। अब इसमें उसने परसेंटेज नहीं दिया, उसने नंबर दे दिया, तो नंबर को कैसे निकालोगे बताइए। कुछ नहीं करना, देखो 9,000 था, उस खर्चा कर दिया, और बाकी कितनी थी इनकम, तो इसको कैंसिल कर दो, 45 से 2 टाइम से और 45 से 3 टाइम, मतलब ये 2/3 आ गया, मतलब सेविंग। तो 3 रुपए तो उसकी इनकम है, तो 3 में कितना बढ़ोतरी की उसने, इनकम इंक्रीज बाय 14, 14 स्टेप बढ़ा दिया, 14 दिया 42, और 2 उसका खर्चा है, खर्चे को कितने से बढ़ाया, 7 से, 7 दूनी 14%, 14 मतलब परसेंट तो क्या 14, और बाकी कितना रह गया, 1 रह गया, और यहां पे गैप कितना रह गया 28 का, तो ये कितना आ जाएगा 28%, कितना आ जाएगा 28%। सिंपल, समझ रहे हो ना। देखो बेसिक फंडामेंटल कभी चेंज नहीं होते, बेसिक चीजें कभी चेंज नहीं होती, बस ये है कि जितनी बार आप क्वेश्चंस को बनाते जाओगे, जितना ज्यादा आप दिमाग लगाते जाओगे, उतनी चीजें आपके लिए आसान होती जाएंगी। ऐसा नहीं है कि ये बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ चीजें हैं, बस ये है कि हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा समझना पड़ता है, एक बार समझ आ जाए फिर तो क्वेश्चन अपने आप बन जाने शुरू। देखो ये 4/9 है यार, या तो इसको गुणा करके सॉल्व कर लो, अब या आपको पता होना चाहिए कि ये 4/9 के बराबर होता है, पहली बात तो वैसे तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये 4/9 के बराबर होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप इसको गुणा करके सॉल्व कर लो, उसी तरीके से 100 से गुणा करके, मतलब डिवाइडेड बाय 100 करके। ठीक है, अरे कैंसिल किया यार, 45 से कट गया, ये 45 दिया, 135, 45 दूना 90। अगर आप डायरेक्ट नहीं काट सकते तो छोटे नंबर से काट लो ना, मैंने आपको पहले सिखाया तो था कि पहले ही बड़ा नंबर मत लो, पहले छोटे छोटे नंबर से काटो। ये 2 से कट गया, ये 3 से कट गया, पहले 2 से, दोनों को 2 से काटो, दोनों को 5 से काटो, ऐसे काटोगे धीरे धीरे अपने आप वैल्यू आ जाएगी। अगला बनाइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
देखो किसको ध्यान से समझना, जैसे आप ऐसे समझने की कोशिश करो कि अगर आपको लगता है कि मेरे को एक गाड़ी खरीदनी है और वो गाड़ी आती है 12,000 रुपए की। गाड़ी कितने की आती है? 12,000 रुपए की आती है। और मैं बोलता हूं कि मैं ऐसे करता हूं जी, हर महीने की 1,000 रुपए सेविंग करता हूं। अगर मैं हर महीने 1,000 सेव करूंगा तो मैं कितनी देर में गाड़ी खरीद लूंगा? तो मेरे को 12 महीने का टाइम लगेगा गाड़ी खरीदने में। सिंपल, 1 साल का टाइम लगेगा 12,000 की गाड़ी खरीदने के लिए। सिंपल। और अगर मैं सोचूं कि यार ऐसा करता हूं, मैं हर महीने 2,000 रुपए बचाता हूं, हर महीने मैं 2,000 रुपए बचाता हूं, तो मैं गाड़ी कितनी देर में खरीद लूंगा? तो मैं 6 महीने में खरीद लूंगा। तो मतलब मैंने अपनी सेविंग को कितना बढ़ा दिया? सेविंग को मैंने कितना बढ़ा दिया? 50 नहीं, डबल कर दिया, 100% बढ़ा दिया। पहले 100 थी, अब 200 कर दी। 100% से मैंने अपनी सेविंग को बढ़ा दिया। सिंपल, मैंने अपनी सेविंग को 100% से बढ़ा दिया। अब उसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। कोई बंदा ए अमाउंट बचाता है, क्या करता है? ए अमाउंट बचाता है और कितनी देर में गाड़ी खरीद लेता है? 12 महीने। मतलब हर महीने ए रुपए कमाता है और 12 महीने में उसको गाड़ी मिल जाती है। पहली बात। और फिर वो बोलता है कि अगर उसी गाड़ी को वो 9 महीने में खरीदना चाहता है तो उसको बी अमाउंट बनाना पड़ेगा ताकि वो 9 महीने में गाड़ी को खरीद ले। यही हुआ। मतलब यहां पर बी ए कुछ नहीं है, ये अमाउंट मान लो, कोई भी एक्स वाई जेड ऐसे आप मान लेते हो। तो मतलब 12 महीने में हर महीने ए अमाउंट बचाएगा, तभी उसको वो गाड़ी मिलेगी। और वहीं पे अगर उसी गाड़ी को वो खरीदना चाहता है तो 9 महीने में वो बी अमाउंट खरीदेगा। इस बात में किसी बच्चे को कोई दिक्कत? यहां तक बताइए किसी को कोई भी प्रॉब्लम है या नहीं? अब बस खत्म। रेशो क्या आ गई? ए रेशो बी किसके बराबर चला गया? 9:12। मतलब इसके हिसाब से वो हर महीने 3 रुपए बचाएगा और बी के हिसाब से हर महीने 4 रुपए बचाएगा। तो कितना ज्यादा बचाना पड़ रहा है? 1 रुपए ज्यादा बचाना पड़ रहा है। अब यहां पर दिक्कत आएगी। अब जो 1 है वो 1/4 होगा या 1/3 होगा? 1/3 होगा, क्योंकि कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं? ए के साथ कर रहे हैं, ए से बढ़ा रहे हैं, तो कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? ए के साथ हो रहा है। तो 1/3 मतलब उसको अपनी इनकम को या अपनी सेविंग को 33 से 1/3% से बढ़ाना पड़ेगा। फिर वो गाड़ी 12 महीने की बजाय 9 महीनों में खरीद लेगा। फिर वो उस गाड़ी को 12 महीने की बजाय 9 महीनों में खरीद लेगा। बात समझ में आ गई? एक ऐसा क्वेश्चन आप खुद बनाओगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। ये वाला खुद बनाओ, इसको खुद बनाइए। सेम, सिर्फ वैल्यूज को चेंज किया है, बाकी सब सेम है। देखो, a man save half of his income, he can buy a car in 16 months। मतलब अगर अपनी आधी इनकम बचाता है
तो 16 महीने में वो एक गाड़ी खरीद लेगा। अगर उसी इनकम को, सेविंग को वो बढ़ाना चाहता है तो वो गाड़ी को 14 दिन के अंदर, 14 महीने के अंदर खरीद लेगा। तो मतलब ए और बी की रेशो क्या होगी, 16:14। तो जो ए की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 8, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 7। यस और नो? तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, 1 यूनिट इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1 यूनिट उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। कुछ गलत कर दिया ना मैंने गलत कर दिया। हाँ, 14/16 होगा, 7/8। तो 1 रुपए ज्यादा बचाना पड़ेगा किसके कंपैरिजन में, 7 के कंपैरिजन में। अरे तो यार 14 यहां पे ही है, ये 20 के नीचे आएगा, 16 नीचे जाएगा, चला जाएगा। 1/7 किसके बराबर होता है, 14 से ही 2/7%। हाफ ऑफ द इनकम का कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। हाफ ऑफ द इनकम आपको कौन सी उसकी इनकम पता है जो आप हाफ मान के चलोगे, आपको इनकम थोड़ी पता है, वो तो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है हाफ ऑफ द इनकम। सर ये 16 है तो रेशो में 14 क्यों, अरे तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे नहीं जाएगा वो। यार एक बात बताओ, 16A इक्वल टू 14B, तो ये जो 14 है, ये जो 16 है वो यहां पे चला गया 14 के नीचे, और ये जो B है वो ये A के नीचे आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये तो सीखा होगा ना आप लोगों ने, पीछे में तो नहीं, कहा क्यों नहीं हुआ यार, पीछे में हुआ था। ये 12 नीचे गया था, ये 20 के नीचे आया था। अगला बनाइए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में पूछा गया था। मेल मान लो, मेल्स नहीं है, मेल है, मेल। मेल है। देखिए क्वेश्चन में ना एक चीज है सीखने वाली, जो आप लोग सीखोगे, ध्यान से सुनो। देखो, एक टाउन है, उसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 5000 है। उसमें से कुछ मेल हैं और कुछ फीमेल है, ठीक है जी। उसने बोला कि जो मेल्स हैं इनको कितने परसेंट से बढ़ाया गया, 6% से बढ़ा दिया, और जो फीमेल हैं इनको कितने परसेंट से बढ़ा दिया, 14% से बढ़ा दिया।
तो एक साल के बाद जो पॉपुलेशन बढ़ के आएगी वो कितनी आएगी, वो 5540 आएगी। तो उसने बताया मेल का प्रेजेंट नंबर बताया। अब ध्यान से समझो, आपको ये नहीं पता कि मेल और फीमेल का नंबर कितना है, आपको ये पता है कि मेल को 6% से बढ़ाया है और फीमेल को 14% से बढ़ाया होगा, मतलब ये 6% से बढ़े हैं और ये 14% से बढ़े हैं। अब जब इस तरीके की सिचुएशन आ जाए तो हम एक कॉमन नंबर ले लेते हैं, मतलब आप फीमेल का नंबर है उसको क्या मान लो, 6% प्लस 8%। ठीक है जी, कुछ नहीं किया हमने, क्योंकि हमें नहीं पता था कि कितना है, हमने कॉमन ले लिया, जो छोटा नंबर है उसके साथ कॉमन ले लिया। तो अगर आप इतनी वैल्यू देखोगे तो मेल और फीमेल दोनों सेम नंबर से इंक्रीज हो रहे हैं 6% के हिसाब से। यस और नो? अगर 6% लिखा हुआ होता, 6% लिखा हुआ होता फिर तो निकल ही आता। तो अब ये मान के चलो कि अगर मैं 5000 को 6% से बढ़ा दूं तो कितना बढ़ेगा, 300 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 300 बढ़ जाएगा। बट जो इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है, वो 540 का हुआ है। जो एक्चुअली में इंक्रीज हुआ है वो 540 का हुआ है और उसमें से 6% की वैल्यू कितनी है, 300 है। तो जो 540 में से 300 निकाल दें, बाकी जो 240 है ये क्यों है, ये किसकी वैल्यू है, ये जो 240 है ये कितने परसेंट की वैल्यू है, ये 8% की वैल्यू है। मतलब 8% फीमेल है, वो 240% है। 300 क्यों आया, अरे 5000 का 6% निकाला ना, ये 6 ले लिया, कॉमन लेके निकाल दिया। तो अगर 8% फीमेल 240 है तो 100% फीमेल कितनी हो जाएंगी, देखो 8 या 24 होता है, तो 100% फीमेल का नंबर कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। फीमेल का नंबर कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। और अगर फीमेल 3000 है तो टोटल कितने थे, 5000, तो मेल कितने हो जाएंगे, 5000 माइनस 3000, दैट इज 2000। बस इतना सही काम करना था। एक कॉमन फैक्टर लेना जरूरी हो जाता है इस तरीके के क्वेश्चन में। इस तरीके के क्वेश्चन में एक कॉमन फैक्टर को लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जिससे कि ये बनाना बहुत आसान है। ठीक है, हमने 6% मान लिया, इस 8 जो बकाया बचा वो 8% रह गया, 240 खत्म। अरे यार दोनों अलग अलग से बढ़ रहे थे, ये 6% से बढ़ रहा था, ये 14% से बढ़ रहा था, तो हमने 6% अलग ले लिया, 8% अलग ले लिया। उसके हिसाब से अगर इंक्रीज होता तो टोटल इंक्रीज 300 हो जाता। अगर मेल फीमेल दोनों 6% से बढ़ रहे होते तो 300 हो जाता। बट अब 540 बढ़ रहा है, क्योंकि 5000 से कितना हो गया, 540 हो गया। तो ये जो 540 और 300 के बीच का गैप है, यही गैप कितने बराबर है, 240। जो अलग से डिफरेंस आ रहा है वही जो 8% जो हमने नहीं निकाला था उसके बराबर हो गया। तो 8% 240, 100% 3000 और बकाया कितना रह गया, 2000। ठीक है, क्लियर। 5000 का 12%, 12% कहां से आ गया भाई, प्रेजेंट में 2000 है, क्योंकि वो तो बढ़ने के बाद की बात हो रही है ना, फ्यूचर की बात हो रही है। 12% कहां से आ गया भाई, 6% से वो बढ़ रहे हैं, 6% से वो बढ़ रहे हैं। तो जब दोनों ही 6% से बढ़ रहे हैं तो 12% थोड़ी हो जाएगा। 3000 कैसे, अरे भाई 5000 का 6% 3000 नहीं होता यार। 5000 का 6% निकाला तो 3000 आ गया, सॉरी 300। ये तो कैलकुलेशन की है ना। 8% की वैल्यू 240 है, तो 1% की क्या हो जाएगी, 240 डिवाइडेड बाय 8, तो 100 की कितनी हो जाएगी, 240 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100, दैट इज 3000।
ऐसे निकाल लो जैसे आपकी इच्छा है, जैसी आपकी इच्छा होती है वैसे निकाल लो। ठीक है जी, जो आपको अच्छा लगता है आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। चलो सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। जब आपको एक यूनिट की वैल्यू पता चल गई, फिर चाहे फीमेल का पूछो मेल का पूछो, सब निकाल सकते हो। बनाइए। देखो ये भी मेल लिखा हुआ है, ठीक है। 4000 लोग हैं, उसमें से कुछ मेल हैं कुछ फीमेल हैं। तो जो मेल हैं वो 8% से बढ़ा दिए, और जो फीमेल हैं उनको 10% से बढ़ा दिया। तो 4000 से बढ़ के वैल्यू कितनी आ गई? 4352। तो टोटल इंक्रीज कितना हो गया 4000 से 352 का, 352। तो अब ये मान लो कि यहां पर मेल्स भी 8% बढ़े होंगे, और जो फीमेल का नंबर है उसको आप 8% प्लस 2% मान लो। तो इस 8% को यहां पे हमने कॉमन ले लिया। मतलब अगर दोनों ही 8% से बड़े होते तो 4000 का 8% कितना होता? 320। जबकि ये 320 नहीं है, ये कितना है? ये 352 है। तो बकाया कितना बचा? 32 बचा। अब ये जो 32 बचा है वो कौन सी वैल्यू है? ये 2% की वैल्यू 32 बची है। 2% अगर 32 है तो 1% कितना हो जाएगा? 16, और 100% कितना हो जाएगा? 1600। अगर फीमेल का नंबर 1600 हमें पता चल गया यहां पर, तो मेल का नंबर कितना हो जाएगा? 4000 माइनस 1600 दैट इज 2400। क्लियर है? अब तो समझ आ गया, इसके पीछे का लॉजिक समझ आ गया। अब देखो यार, दोनों क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ा दिया। अगर अब भी समझ नहीं आया तो रिकॉर्डिंग देख लेना। अगर इसके बाद भी समझ नहीं आया देन यू शुड गो फॉर रिकॉर्डिंग ओनली। अदरवाइज आपको फिर यहां पर वेस्ट करके टाइम दिमाग लगा के कोई फायदा नहीं है। रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। क्लियर है? बस एक कॉमन फैक्टर ले लेना है हमें जो दोनों में आ रहा है, और पूरी पॉपुलेशन पे उसकी कैलकुलेशन कर देंगे। पूरी पॉपुलेशन पे उसकी कैलकुलेशन कर देंगे, और जैसे ही पूरी पॉपुलेशन पे उसकी कैलकुलेशन करेंगे, हमें एक यूनिट की या जो भी एक वैल्यू हमें पता चल जाएगी, उसको बेस बना के आप बाकी की वैल्यूज को भी क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। चलो ये वाला बनाइए। ये एक नया कंसेप्ट है। हाँ, फीमेल का पूछेगा तो 1600 आएंगे। सर कॉमन तभी लेंगे जब सेम नंबर को परसेंटेज हो। तो ऐसे कैसे कॉमन फैक्टर ले सकते हैं? तो सेम परसेंटेज बना लो ना, क्वेश्चन थोड़ी ना आपको कॉमन देगा।
यहां पर भी तो हमने बनाया ही है, यहां पर भी तो हमने बनाया ही है। 2% को बाद में देख लेंगे, 8% को कॉमन ले लिया। देखिए अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा अलग है। हाँ मुझे पता है इसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, चलो मैं आपको समझाता हूं। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था ना, उसमें हमारा एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहा था, याद होगा आपको। एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट रह रहा था, याद है। तो उसमें हम क्या करते थे, हम रेशो को कन्वर्ट कर देते थे। क्या कर देते थे, रेशो को चेंज कर देते थे, रेशो को क्रॉस कर देते थे कि अच्छा यार इसमें ये वाली रेशो आ गई और इसमें ये वाली रेशो आ गई। हम रेशो को क्या कर देते थे, चेंज कर देते थे, अलग अलग रेशो निकाल लेते थे। बट अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें वो बोल रहा है कि भाई यहां पर तो एक्सपेंडिचर भी चेंज हो रहा है। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपने हमेशा 100 मान लेनी है हमारी कंजम्पशन। हमने क्या मान लेनी है कि जो हमारी कंजम्पशन है वो 100 है, जब इस तरीके की ऑप्शन आए। ठीक है जी, इस तरीके के क्वेश्चन को आप 100 मान के सॉल्व करोगे। आपने क्या मान लेनी है कि जो हमारी कंजम्पशन है जी वो 100% है, और उसके बाद जो सबसे पहली चीज है जो आप लोगों ने याद रखनी है, प्राइस। प्राइस चाहे बढ़े या कम हो, प्राइस बढ़ने और कम होने के बाद, जैसे 20% से प्राइस कम हो गया, तो उस टाइम पे जो वैल्यू आएगी वो आपकी ओरिजिनल कंजम्पशन बन जाएगी। क्लियर है? मतलब जो प्राइस के साथ रिलेट करेगी ना, वो कंजम्पशन आपकी ओरिजिनल कंजम्पशन आएगी, और उसके साथ जो चेंज होएगा वो आपकी करंट कंजम्पशन हो जाएगी। बस ये 3 चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। याद क्या करनी है, जो प्राइस के साथ रिलेट है, जो प्राइस के साथ जुड़ी हुई है वो ओरिजिनल होगी, क्योंकि तभी तो पता चलेगा ना कि जब प्राइस चेंज हुआ तो अब ओरिजिनल कंजम्पशन ये रह गई, अब ओरिजिनल कंजम्पशन ये रह गई, और उसके बाद जो दूसरा चेंज होगा उससे आपकी करंट कंजम्पशन आ जाएगी। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, उससे आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। मैं एक बना देता हूं, उसके बाद आप खुद बना। देखो यहां पर उसने बोला कि जो प्राइस है शुगर का 30% से डिक्रीज हो गया, तो हम ये मानेंगे कि 100 रुपए की हमारी कंजम्पशन थी। तो अब अगर ये 30% से कम हो गया तो ये जो 70 है ये क्या है आपकी, 70 आपकी ओरिजिनल कंजम्पशन होगी, स्टार्टिंग वाली। मतलब जितना आप टोटल कंज्यूम कर रहे थे, मतलब जो आप टोटल कंज्यूम कर रहे थे, जो आप क्या कर रहे थे, टोटल कंज्यूम कर रहे थे। अब उसने बोला कि भाई अब हाउस होल्ड को अपनी कंजम्पशन कितने से बढ़ानी पड़ेगी जिससे कि उसका एक्सपेंडिचर कितने से कम हो जाएगा, 10% से कम हो जाएगा। मतलब ये जो 90 आ जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, करंट कंजम्पशन। मतलब पहले आप 70 रुपए का सामान खाते थे, 70 यूनिट्स कंज्यूम करते थे, और अब कितनी यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो, अब आप 90 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो। यस और नो? पहले आप 70 कर रहे थे, अब आप 90 कंज्यूम कर रहे थे। तो मतलब रेशो ले लो, 7 और रेशो 9 हो गया। तो कितनी ज्यादा कर रहे हो, 2। कितनी बढ़ा दी कंजम्पशन, पहले ओरिजिनल कंजम्पशन थी 70 यूनिट्स की थी, अब कंजम्पशन बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 2 यूनिट बढ़ गई। और 2 किसके रिस्पेक्ट में बढ़ी है, 7 के रिस्पेक्ट में, 7 के रिस्पेक्ट में। तो 2/7 किसके बराबर होगा, 28% के आसपास हो जाएगा। मतलब 1/7 का डबल कर दोगे, 14 से 2/7 को डबल कर दोगे, 28% आ गया। बस आपने क्या याद रखना है, इस तरीके के क्वेश्चन में जब भी प्राइस में कोई चीज चेंज होगी तो वो आपकी ओरिजिनल कंजम्पशन बन जाएगी,
और उससे जो एक्सपेंडिचर में चेंज होगा वो करंट कंजम्पशन बन जाएगी। ये दो चीजें आप लोगों ने याद रखनी। जो प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है वो ओरिजिनल कंजम्पशन है, और उसके बाद जो दूसरी चीज होगी वो करंट कंजम्पशन हो जाएगी। ठीक है जी। अब जैसे एक क्वेश्चन आप खुद बनाओ, अपने आप बनाओगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सेम डिट्टो वही है, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन आप इसको खुद बनाइए, एकदम से फटाफट दिमाग में बैठ जाएगा, देखना। बनाइए। सेम वही चीज है। देखो 100 रुपए हमने मान लिया, 100 थी हमारी टोटल कंजम्पशन। उसने बोला प्राइस 20 से कम हो गया। अगर प्राइस 20% से कम हो गया तो ये जो 80 है, अब ये आपकी ओरिजिनल कंजम्पशन हो गई। मतलब अब आप 80 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हो। अब आप 80 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हो, और इसकी वजह से जो आपका एक्सपेंडिचर है वो भी 10% से कम हो गया, -10%। तो कितना आ गया? 90 आ गया। कितना आ गया? 90 आ गया। तो मतलब आपके पास जो रेशो आ गई वो 8:9 की आ गई। मतलब आप पहले 8 यूनिट्स कंज्यूम करते थे, अब 9 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो। तो कितनी यूनिट्स बढ़ा दिया आपने? आपने 1 यूनिट बढ़ा दी। किस पे बढ़ा दी? 1/8, 12.5% हमारा आंसर आ जाएगा कि 12.5% का इंक्रीज है, हमने यहां पर करना शुरू कर दिया। समझ आया? तो अगर एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, फिर तो पहले की तरह ही आप मान के चलोगे जो पहले यूज करते थे। अब अगर परसेंटेज में भी चेंज, अगर एक्सपेंडिचर में भी चेंज हो रहा है और प्राइस में भी चेंज हो रहा है, तो उस केस में आप ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते। क्लियर? समझ आएगा? चलो एक और बनाओ, इसको सॉल्व करो। अब देखो, प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, मतलब 100 रुपए थी, तो अगर वो 20% से बढ़ गया तो 120 आपकी क्या है? ओरिजिनल कंजम्पशन है, क्योंकि प्राइस के वजह से जो भी चेंज आएगा वो आपकी ओरिजिनल कंजम्पशन बनेगी। ठीक है जी। जिससे कि जो कंजम्पशन है उसको 7 kg से कम कर दिया और एक्सपेंडिचर 5 से बढ़ गया, तो मतलब 100 की जगह पर 5% से वृद्धि हो गई तो 105 हो गया। 105 हो गया। क्लियर है? कितना हो गया? 105 हो गया। तो रेशियो कितनी बन गई? 120 और 105। अब इसको आप कैंसल आउट करो। अगर आप कैंसिल करोगे तो ये 8:7 पे चली जाएगी। और ये जो बीच में 1 की सेविंग हुई है ये किसके बराबर है जी? 7 kg के बराबर है। उसने पूछा क्या है? ओरिजिनल कंजम्पशन पूछा है। ओरिजिनल कंजम्पशन कितनी है? 8 यूनिट। ये वाली थी ना ओरिजिनल,
तो 8 को 7 से गुणा कर दो, 56 केजी। 8 को 7 से गुणा कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, 56 केजी। बताइए क्या था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं। बन गया? लॉजिक समझ में आया? बस ये बात ध्यान में रखो कि जो प्राइस का चेंज हो रहा है वो ओरिजिनल कंजम्पशन बन रहा है। जो चेंज प्राइस की वजह से हो रहा है वो ओरिजिनल कंजम्पशन में हो रहा है। दैट इज हैपनिंग इन योर ओरिजिनल कंजम्पशन। किस में हो रहा है? ओरिजिनल कंजम्पशन में। सर इसमें मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि इसमें हमें ओरिजिनल कंजम्पशन पूछी गई थी ना, इसमें हमें कुछ परसेंटेज नहीं पूछा, इसमें तो यूनिट पूछी गई। तो ओरिजिनल कंजम्पशन 8 यूनिट थी। अगर करंट पूछता तो इसको 7 से गुणा कर देते तो 49 हो जाता। क्लियर? अगला बनाइए। रेट ऑफ शुगर तो इसमें कुछ नहीं था। इसमें देखो 8 गुणा 7 क्यों किया? तो अरे यार 8 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 7 है तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 8 7 56। ये तो पहले ही क्वेश्चंस में कितनी बार करते रहे हैं, ये तो पहले वाले क्वेश्चंस में भी बहुत बार करते रहे हैं। देखो 100 कंजम्पशन है, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 10%, अगर 10% से रिड्यूस हो गया तो 90 आ गया ओरिजिनल कंजम्पशन। और एक्सपेंडिचर बढ़ गया 10 से, प्लस 10 110 हो गया, तो 9:11 हो गया। कितना हो गया? 9:11 हो गया। कितना हो गया? 9:11 हो गया। और ये जो 2 यूनिट्स का गैप है ये किसके बराबर दिया हुआ है? ये 18 केजी के बराबर दिया, 18 केजी के बराबर दिया हुआ है। तो एक यूनिट किसके बराबर होगी? 99, सॉरी 9 केजी के बराबर। एक यूनिट किसके बराबर होगी? 9 केजी। उसने पूछा करंट कंजम्पशन, तो करंट पूछा है ना, तो करंट तो 11 है, 11 गुणा 9 99 केजी। ओरिजिनल कंजम्पशन होती तो फिर आप 9 से गुणा कर दे। ओरिजिनल पूछता तो 81 आ जाता, करंट पूछा है तो 99 आ गया। ओरिजिनल पूछता तो 81 आता, करंट पूछा है तो 99। क्लियर? अगला बनाइए। अरे भाई बना लो खाना यार, मेरे को ये मत बताया करो ठीक है, क्लास कब एंड करनी है कब नहीं। तुम लोगों को जाना होता है ना तो चुपचाप चले जाया करो। दैट्स एज सिंपल एज इट। रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में। ये क्वेश्चन ही गलत है कि सर क्लास कब एंड हो। मेरी मर्जी भाई, जब मर्जी करो।
देखो, प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, मतलब 100 की कंजम्पशन थी, वो 20 से अगर बढ़ गई तो 120 क्या हो गई, ओरिजिनल कंजम्पशन। ये क्या होगी, ओरिजिनल कंजम्पशन। और वहीं पे टोटल एक्सपेंडिचर 10% से बढ़ गया तो ये 110 हो गया, ये ओरिजिनल, ये करंट कंजम्पशन हो गई। तो रेशो कितनी आ गई, 12:11 आ गई। उसने बोला इफ ओरिजिनल कंजम्पशन इज 48 केजी, ओरिजिनल कंजम्पशन इसकी वैल्यू 48 दी हुई है, तो एक यूनिट किसके बराबर होगी, 4 केजी। तो हाउ मच द कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस्ड, एक यूनिट से रिड्यूस किया जा रहा है, तो एक यूनिट किसके बराबर है, 4 केजी। 4 केजी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 4 केजी विल बी द राइट आंसर, 4 केजी हमारा सही उत्तर आ जाएगा। क्लियर है, चलो अगला बनाओ। तो एक यूनिट की वैल्यू 4 है ना, अब देखो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है क्वेश्चन को, वैल्यू तो सेम ही आएगी। इफ द शुगर इज if the price of sugar is increased by 25%, 25% due to which housewife purchase 10 kg less sugar for rupees 200, क्या यहां पर एक्सपेंडिचर के बढ़ने की बात हो रही है या नहीं हो रही है, नहीं भाई, वो 200 का पहले खर्च, 200 रुपए पहले खर्च रही थी, 200 अब खर्च रही है, तो ये तो पहले वाला ही क्वेश्चन बन गया ना। तो मतलब कोई चीज पहले 100 की थी तो अब वो 125 की हो गई, मतलब कोई चीज अगर पहले 4 की थी तो अब वो कितनी रेशो में हो गई, 4:5 में आ गई। सिंपल, ये तो पहला सिंपल कंसेप्ट है, 4:5 आ गया। तो उसने बोला कि इससे एक यूनिट, एक केजी, जो एक यूनिट है उसने कम खरीदना शुरू कर दिया, जो कि 10 केजी के बराबर है। एक यूनिट किसके बराबर है, 10 केजी, मतलब पहले वो 40 केजी खरीदती थी, सॉरी पहले, अभी वो 40 केजी खरीदती है, पहले वो कितना खरीदती थी, 50 केजी खरीदती थी, यही बोला जा रहा है। ठीक है जी, सिंपल, समझ आ गया ना। एक यूनिट की वैल्यू 10 केजी है, तो वो पहले 5 यूनिट खरीदती थी, अब 4 खरीदती है। तो उसने पूछा प्राइस कितना, ओरिजिनल और करंट प्राइस। देखो ओरिजिनल तो ये वाला हो गया 50 केजी, 200 रुपए में खरीदती थी 50 केजी, तो कितना हो गया, 4 रुपए। पहले 4 रुपए का था और अब कितने का हो गया, अब
₹5। देखो क्वेश्चन की वर्डिंग ने आपको घुमाया है, बस क्वेश्चन की वर्डिंग थोड़ी सी इधर से उधर हुई है, बाकी तो कंसेप्ट सेम वही था। अब ये कॉमन सेंस बोलते हैं इसको, कि अगर आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर लोगे तो इस तरीके का क्वेश्चन बना लोगे। अदरवाइज ज्यादातर बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक क्या चल रहा था दिमाग में, यार एक करंट कंजम्पशन यहाँ पे आएगी, इसमें उसने कुछ दिया ही नहीं, इसमें तो उसने डायरेक्ट 100 और 125 की बात कर दी, क्योंकि उसने एक्सपेंडिचर तो चेंज किया ही नहीं। ये सबसे पहले वाला क्वेश्चन आ गया जो शुरू में किया था, जो पहले वाला क्वेश्चन था ना, जिसमें वो बोलता था कि एक्सपेंडिचर को तो चेंज ही नहीं कर रहे हम तो एक्सपेंडिचर को चेंज ही नहीं कर रहे। तो जब एक्सपेंडिचर को चेंज ही नहीं कर रहे तो क्या ही फर्क पड़ता है, किसी को थोड़ा ना पता चलने वाला है। अगला बनाइए, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, सीखने में इसके लिए भी, इसमें भी काफी कुछ चीजें हैं सीखने वाली। देखिए जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट इन द सेंस कि न्यूमिनेटर होगा एक डिनोमिनेटर होगा। 200% से बढ़ाने का मतलब क्या होगा, मतलब अगर मैं बोलता हूं कि 200% से बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, कि 100 तो अपने आप में ही होता है नंबर, है ना, कोई नंबर 100 तो अपने आप में ही होगा, और उसको 200 से और बढ़ा दिया, तो टोटल आपने कितना बढ़ा दिया जी, 300 बढ़ा दिया। न्यूमिनेटर को अगर 200 से बढ़ाया, 200% से बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि 100 तो अपना ही है, 200 और ऐड कर दिया, तो टोटल कितने से बढ़ गया, 300% से बढ़ गया। और जो डिनोमिनेटर है उसको 350 से बढ़ा दिया, 350 से बढ़ाया तो टोटल बढ़ाया कितने से, 450 से। और ये करने के बाद रिजल्ट कितना आया, 512। ठीक है जी, तो अब आंसर कैसे आएगा, ये देखो 5/12, ये 450 ऊपर चला जाएगा, ये 300 नीचे आ जाएगा। अब कैंसिल कर दो, ये 6 से गया, ये 3 से गया, 15 और 24, 3 से कैंसिल कर सकते हो, 3 चौके 12, 3 5 15, 5/8, 5/8 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर है। आंसर कितना हो जाएगा, 5/8। क्या होता है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं, 5/8 क्या हो जाएगा हमारा यहां पर आंसर आ जाएगा, 5/8 क्या हो जाएगा हमारा यहां पर आंसर आ जाएगा। अरे कुछ नहीं करना था यार, 200 से बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, 100 बढ़ा के गुणा कर दो, 300 से गुणा कर दिया, और 350 से बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि 100 और बढ़ा दो, 400। यार मेरे को एक बात बताओ, देखो अगर मैं बोल रहा हूं कि 100 को 200 से बढ़ा दो, तो मतलब क्या हुआ, 200 से बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, 200 ये हो गया, 100 ये हो गया, अलग अलग निकालने की बजाय डायरेक्ट 300 से गुणा कर दो ना। मतलब 100 को 20% से बढ़ाने का मतलब सीधा 120 के साथ गुणा कर दो, क्या पहले 20% निकालोगे फिर ऐड करोगे, इतना झंझट क्यों कर रहे हो यार, जब हमें मालूम है कि वो ऑलरेडी 100 है, जब हमें पता है कि वो ऑलरेडी 100 है, तो फिर डायरेक्ट ही उसमें 100 ऐड कर दो। है ना, चलो एक और बना लो, डीआई के बेसिक्स कल ही शुरू करेंगे, ठीक है, आज शुरू करेंगे तो फिर टाइम हो गया,
ज्यादा हो जाएगा तो कल की क्लास में शुरू कर देंगे। फिलहाल आज परसेंटेज का ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, क्योंकि ये चीजों की बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है आपकी डीआई के कोर्स में, डीआई की क्लासेस में, तो आप ज्यादा अच्छे से चीजों को समझ पाओगे। देखो कंफ्यूजन हो रही है तो इसका मतलब आपको करना पड़ेगा, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। कंफ्यूजन क्यों हो रही है भाई? इतने अच्छे तरीके से तो हर चीज समझाई जा रही है आपको। इसका 5/8 आ रहा है। देखो एक न्यूमरेटर है जी, एक डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर को 220 से बढ़ाया, 220 से बढ़ाने का मतलब सीधा 330 कर दो, और डिनोमिनेटर को 150 से बढ़ाने का मतलब क्या होगा, 250 कर दो, और आंसर कितना आएगा, 4/5 आएगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे सॉल्व कर सकते हो, 4/5 गुणा 250 डिवाइडेड बाय 330, कैंसिल कर दो, ये 0 से गया, ये 5 से गया, 5/8 ही आ जाएगा ये, है ना। अच्छा 320 है, 320 है तो ये 8 से चला जाएगा, तो 5/8 ही यहां पर आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 5/8 ही आ जाएगा। So this is one of the simplest question that you can ever encounter. प्रीवियस कोर्स देखने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस क्लासेस इस कोर्स की तो देखनी पड़ेगी ना, और कोई कोर्स देखने की जरूरत नहीं है, बट ये वाला कोर्स तो पूरा देखना पड़ेगा ना। अगर इस कोर्स को पूरा देखोगे तभी चीजें समझ आएंगी। ठीक है जी, तो इसके साथ आपका पूरे का पूरा परसेंटेज है वो डिटेल में हमने खत्म कर लिया। उम्मीद करता हूं कि समझ आया होगा। देखो जिसको समझ नहीं आया दोबारा एक बार रिकॉर्डिंग देखो, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करो, सारी चीजों को एक एक दो बार बनाओ, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सोचोगे ना कि बस एक बार हो गया बहुत है, फिर नहीं बात बनेगी। मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, थोड़ा सा समझ रहे हो ना, यू हैव टू, आपको थोड़े से एफर्ट्स है वो करने पड़ेंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आज एक स्पेशल क्लास भी होगी शाम को 4:30 बजे, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल डीआई शुरू होगा, सो बी श्योर कि आप एवरेज तक अपना परसेंटेज रेशियो सब खत्म कर लो, ताकि आपको डीआई में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, डीआई बनाने में आपको कोई दिक्कत ना आए, इस वजह से इट्स बेटर कि आप अभी से इन सारी चीजों की प्रैक्टिस करें। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, जेआरएफ जरूर क्लियर होगा। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एफर्ट्स करते रहिए और अपना 100% दे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए।